हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर लेके आए हैं, जिस पे हम लोग सारे टाइप के लॉज कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये लॉज पे हमारी मास्टर क्लास होने वाली है। तो हमारे जो लॉज रहेंगे क्या रहेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो हम लोग आज एकदम हर एक लॉ को ना एकदम फील करने वाले हैं, एकदम फील। देखो हम सब लोग जानते हैं जो पहला लॉ है हमारा वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि नाम है ना वैसा ही इसका काम है। देखो क्या साफ साफ नजर आ रहा है आपको इसमें? खुद सोचो क्या नजर आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? मास का संरक्षण करना, मतलब मास बर्बाद नहीं होता। आई रिपीट, मास बर्बाद नहीं होता। ठीक है, लॉजिक क्या है? देखो भैया सीधी सी बात है यार, कोई भी रिएक्शन होती है क्या होता है इसमें? जैसे H2 प्लस O2 है, गिव्स यू H2। ये बात हम अच्छे से जानते हैं ना कि H2O और O2 को मिलाओगे तो आपको H2O मिलेगा। चलो बढ़िया, हम लोग 11th में तो ये भी जानते हैं इसको रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये वाला लॉ सीधी सी बात कहता है जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है। जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। बस सीधी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते। समझ आया कि नहीं आया? अगर आप इसमें क्वेश्चन की बात करो तो आप इसमें ये बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं इसमें आगे बात करूं, इसका मेन की पॉइंट क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MR बराबर MP, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलो बढ़िया। अब इसमें अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा? देखो सपोज करो ये आपको दे दिया 10 ग्राम, ये दे दिया 40 ग्राम और ये बोल दिया आप ऑक्सीजन का मास निकालो। मतलब 10 ग्राम हाइड्रोजन है अपने पास, उससे 40 ग्राम पानी बन रहा है, तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? टू बैलेंस द रिएक्शन 30 ग्राम हो जाएगा। बट अभी हम स्टेचोमेट्री पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो आउटपुट क्या अभी के लिए बस आप इतना देखो, 30 ग्राम प्लस 10 ग्राम इज इक्वल टू 40 ग्राम। अभी हम स्टेचोमेट्रिक पे बात नहीं कर रहे तो उसको भी आप लीव कर दीजिए। सिर्फ इतना समझिए कॉन्सेप्ट को कि जो रिएक्टेंट का मास है कितना है, 10 ग्राम है और 30 ग्राम है ना। जिनको स्टेचोमेट्री सुन के कन्फ्यूजन हो गई वो भी लीव कर दो। स्टेचोमेट्रिक हम लोग अगले पार्ट में डिटेल से करेंगे कि स्टेचोमेट्री क्या होता है। ठीक है, अभी बस इतना समझो, हाइड्रोजन 10 ग्राम है, ऑक्सीजन 30 ग्राम है, दोनों को मिलाओगे तो 40 ग्राम ही ना बनेगा, है ना। जैसे कॉमन सेंस की बात है यार, आप लोगों ने लड्डू बनाने हैं, लड्डू में आपने बेसन और चीनी को लिया, बेसन और चीनी मिला के आपने लड्डू बना दिया। ठीक है भैया जी, बिल्कुल बना दिया। आपने 2 किलो बेसन लिया, 1 किलो चीनी ली, तो लड्डू कितना बनेगा भैया? 3 किलो बनेगा यार, जाहिर सी बात है। खुद सोचो, अगर आप 2 किलो बेसन ले रहे हो, 1 किलो चीनी ले रहे हो, तो लड्डू कितना बनेगा? 3 किलो ना। तो मतलब लड्डू कितना बन रहा है? लड्डू इज अ प्रोडक्ट। चीनी और बेसन हमारा रिएक्टेंट हुआ। तो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बढ़िया। ये लॉ एक जगह वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में वैलिड होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई वैलिड नहीं होता ये, इट इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आधे लोग बोलेंगे भैया ठीक है केमिकल रिएक्शन तो हमें क्लियर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सवाल उठता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट करे इन द रिएक्शन इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर जाए बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट करे उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन पार्टिसिपेट करे न्यूक्लियर रिएक्शन। और हम जितने भी लॉज अपने पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? होपफुली एकदम पहला लॉ आपको मस्त एकदम क्लियर होगा, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते इसमें। ठीक है, मूव ऑन करें। चलो आराम से देख लो इसको, पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं हम आपको। 5 4 3 2 1 0। चलो दूसरे लॉ पे मूव करें। बढ़िया, देखो। और हाँ, इसकी अगर स्टेटमेंट आपने जानी है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इन एनी रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएटेड।
मास को बना नहीं सकते। मास जो है पूरी तरीके से हमारा क्या क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखना भाई, ये भी एकदम कॉमन वर्ड से क्लियर होगा, एकदम कॉमन वर्ड से यार, बहुत सिंपल है। डेफिनिट प्रोपोर्शन, देखना भाई लॉजिक क्या आता है इसमें। सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ, तुम चाहे नाली का पानी उठा लो आप चाहे नाली का पानी उठा लो, आप चाहे घर का आरओ वाटर उठा लो, चाहे आप सी का वाटर उठा लो, कहीं का भी अगर आप वाटर उठाते हो ना, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ H2O की फॉर्म में ही होगा। बोलो ठीक है भैया, लेकिन इससे क्या पता चला, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अब हम बताते हैं इससे हमें पता क्या चला, इसका इससे क्या लेना देना। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बाय मास देखना है अपने को, किससे देखना है, बाय मास। मतलब क्या है, हाइड्रोजन का वजन कितना है, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है, 1 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, 16। तो अगर कटिंग करें तो क्या जाएगा, 1:8। मतलब समझे, ये 1 किसका है, खुद सोचो, हाइड्रोजन का। 8 किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब लॉजिक क्या है यहाँ पे, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन आपका यूज होगा ही होगा, फिक्स है। मतलब समझे। अब हम इसको समराइज करते हैं, ध्यान से देखिए। फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स always combined in a fixed proportion by mass, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। समझ आया कि नहीं आया भाई। मतलब जितना भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन होंगे तो इनका जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन है, वो फिक्स है। मतलब ये हमने किया क्या, हमने प्रोपोर्शन ही तो निकाला। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, कटिंग करी 1:8, ये आया क्या, मास ही तो आया ना। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं भाई साहब, ये कहना चाहते किसी भी कंपाउंड में आपके जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहता है। उम्मीद है एकदम अच्छे से मक्खन क्लियर होगा आपको, एकदम मक्खन की तरफ क्लियर है ना। चलो बढ़िया बात है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, बढ़िया। आगे मूव करें। हाँ, इसमें एक आपका क्या है, एक इसमें हम आपको यूसेज बताएंगे, बहुत बढ़िया वाली बात बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। समझ आ गया, बढ़िया। इसके ना आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ना आइसोटोप्स में वैलिड नहीं होता। अब बोलोगे ऐसे कैसे नहीं होता सर, एक्सप्लेन कीजिए। देखो भैया जी, क्या होता है इसमें, सीधा सा लॉजिक है। आपके पास एक तरफ H2O है, दोनों, दूसरी तरफ D2O है, ठीक है। दोनों ही पानी है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। अब तुम बोलोगे भैया अभी आपने बताया था कहीं का भी पानी ले आओ लेकिन जो रेशियो होता है वो फिक्स रहेगा। भैया इसमें फिक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका तो 2:16 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन ड्यूटेरियम में ऐसा थोड़ी होता है, ड्यूटेरियम का मास अलग होता है। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो अलग हो जाएगा, इसका रेशियो अलग हो जाएगा। मतलब लॉजिक क्या है इसको समझो। आइसोटोप्स में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं लगता। समझ आया कि नहीं आया। मतलब एक फिक्स कंपाउंड ले लीजिए आप, उसमें जो जो एलिमेंट यूज हों वो सारे एलिमेंट हमेशा मास की तरफ से फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, CO2 ले लिया। CO2 का मास कितना होगा, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 12:32 रहा। 4 से काटो, 4 × 12, 4×32, मतलब कितने का रेशियो आया, 3:8 का रेशियो आया। मतलब अगर कार्बन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए भैया जी। समझ आया, कार्बन 3 ग्राम तो ऑक्सीजन 8 ग्राम।
ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया। तो अब सवाल उठता है, रेशियो तो दो चीज़ों का होता है, यहाँ प्रोपोर्शन वर्ड यूज़ करा था डेफिनेशन में, क्योंकि भैया जी यार आप ग्लूकोज का भी तो देख सकते हो, नहीं देख सकते क्या? 3 एलिमेंट आ गए तो प्रोपोर्शन ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब तो बेसिक है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, अब हम लोग आगे इसमें मूव कर सकते हैं। दोनों लॉ आपको अच्छे से क्लियर है? चलो ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा लॉ कौन सा बेटा अपना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये लॉ तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। इसको हम ना एक एग्जांपल से समझेंगे। राधे राधे। देखो बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, दो एलिमेंट है, कौन सा दो एलिमेंट ले लो? चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ले लो। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ एक कंपाउंड बनाएंगे? बहुत सारे बना सकते हैं, ये बहुत सारे बना सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं, हम कैसे मान लें? देखो भैया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO बना सकता है, NO2 बना सकता है, NO3 बना लो, कुछ भी बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अब तुम बोलो सिर्फ यही क्यों ले रहे हो भैया, आप H2O ले लो। चलो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बना सकता है, H2O2 बना सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जिन्हें पूरा सिलेबस कर लिया उन्हें पता होगा, अदरवाइज आप आगे पढ़ोगे इसे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, समझे कि नहीं समझे भैया जी? ठीक है, दो एलिमेंट का आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मतलब क्या है, जब आप दो एलिमेंट का यूज करके आप एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का यूज करके अगर आप एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो जो बेटा उनका रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। पहले चलो एक काम करो, इतना सा फील करो, हम आपको पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं एनालाइज करने के लिए, जस्ट एनालाइज इट, ट्राई टू। 5 4 3 2 1 0। मतलब लॉजिक क्या है, देखो बेटा, यहाँ पे चलो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेगा। चलो डेफिनेशन ले, जैसे इसमें देखो, मैं एक ही एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो जरा, ध्यान से देखना, यहाँ पे इनका रेशियो देखो जरा, जो रेशियो है क्या इनका सेम है? सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं है? ध्यान से देखो, NO को ऑब्जर्व करो, NO2 को ऑब्जर्व करो और NO3 को ऑब्जर्व करो, और ध्यान से देखो क्या इनका जो रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। उसके बाद कहानी रिलेट करेंगे, जस्ट ट्राई टू सी, जस्ट ट्राई टू सी, आराम से एनालाइज करो, पूरे 5 सेकंड दे रहे हैं अगेन आपको। बताओ 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 बताओ। देखो भैया, अब हम रिलेट कराते हैं, यहाँ पे जो NO किस में है? 1:1 में, यहाँ 1:2 में है, 1:3 में है। मतलब क्या है कि जो रेशियो है वो फिक्स्ड है ना, सिंपल होल नंबर है ना, बस बात खत्म। यही बात आपका बोलता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो देखो क्या लिखता हूं मैं इसमें। when two or more elements, when two or more element, कितने भी हो सकते हैं ना बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना दो ही एलिमेंट का कंपाउंड हो, बहुत सारों का हो सकता है। कंबाइंड, when two or more elements combined and form क्या बनाएगा? मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड बनाए, मोर देन वन कंपाउंड। अब आप एनसीईआरटी की चाहो तो लॉ का डेफिनेशन पढ़ सकते हो, मोर देन वन कंपाउंड, देन दे ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे, दे ऑलवेज आर इन फिक्स्ड क्या बोल रहे हैं यार, सॉरी यार, आर दे इन, देन दे ऑलवेज आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ आया कि नहीं आया भैया जी? वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो को ही बियर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो एक बार डेफिनेशन के हिसाब से फिर से चल लेते। व्हेन टू और मोर एलिमेंट, ये रहा भैया जी, दो एलिमेंट ले लिया हमने, कंबाइन एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, ये लो भैया, NO ले लिया, NO2 ले लिया, मोर देन वन कंपाउंड बना लिया।
दे ऑलवेज आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो ऑलवेज किस में है, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर, उम्मीद है क्लियर। एक बार डेफिनेशन रीड कर लो। सेल्फ एनालाइज पता बहुत जरूरी होता है। एक बार सेल्फ एनालाइज हो जाता है ना बेटा, तो चीज़ें पता दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू बायो अगर बात करें तो डेटा स्टोर करने के लिए भी न्यूरॉन्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। दैट्स वाई हम आपको बोलते हैं कि सेल्फ एनालाइज करो, 5 सेकंड का टाइम दिया करो। देखो देखो देखो, जल्दी देखो, डन, चलो बढ़िया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा अगला लॉ। अगला लॉ हम बात करते हैं बेटा किसके लिए, एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं। चलो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ बड़ा प्यारा लॉ यार, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा लॉ है ना, एकदम मजाक है भाई, ये तो एकदम मजाक है, एकदम मजाक। देखना भाई, ये भाई साहब कहते हैं अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ले लो, ठीक है, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस ले लिया आपने, तो उसमें मान लो 1000 मोल, भाई मैं कुछ भी ले रहा हूँ यार, ऐसा मत समझना 1 लीटर में 1000 मोल होगा, भाई बहुत सारे होंगे, 1000 मोल हैं नाइट्रोजन के। भाई बोतल में भर के ले आया मैं 1 लीटर, तो मैंने मान लिया उसमें अंदर 1000 मोल नाइट्रोजन है। चलो ठीक है, तो ये भाई साहब कहते हैं आप कोई भी 1 लीटर ले आइए भैया, 1 लीटर आप चाहो तो हाइड्रोजन गैस ले आओ, इसके भी 1000 ही मोल होंगे। मतलब ये भाई साहब कहते हैं अगर आपने वॉल्यूम इक्वल कर दिया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं, अब कुछ बच्चे हैं उनके दिमाग में खुराफाती आ रहा हो, भैया एक बात बताओ, अगर मैं 2 लीटर क्लोरीन गैस ले आऊं तो क्या करोगे भैया, 1 लीटर में 1000 तो 2 लीटर में 2000 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझे। अब बोलो कुछ बोले भैया अगर हम आधा लीटर ले आए, मान लो कोई भी गैस ले आए, सपोज करो कौन सी कोई भी गैस बोल दो यार, हाँ चलो हीलियम मान लो, हीलियम है। अगर आप आधा लीटर हीलियम गैस ले आए, हीलियम ले आए, तो बेटा 1 लीटर में 1000 मोल, तो आधे लीटर में 500 मोल्स रहेंगे। मतलब इनका कहना ये है कि आप गैस कुछ भी ले लो, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, पक्का फिक्स है। समझे कि नहीं समझे। और ये पता कॉमन सेंस की बात है यार, ये बात आप भी बता सकते हो। हाँ एक चीज याद रखना, एट एस टी पी यार, तुम तो बोलोगे कि भैया अगर हम गैस पर रख के उसका टेम्परेचर ही चेंज कर दे तो यार वो तो बढ़ जाएगा ना भाई, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी छेड़खानी हो जाएगी, एकदम तड़प जाएंगे, है ना। खुद सोच के देखो, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया अपने को। चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं आपको। यार देखो तुम बोलोगे भैया ये तो सही में यार कॉमन सेंस की बात है। देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4, जो हमने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, गिवन वॉल्यूम हर बार आप इक्वल रख रहे हो, 1 लीटर 2 लीटर, वो जो मोलर वॉल्यूम है वो हमेशा 22.4 है, ये फिक्स रहेगा। नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं आएंगे क्या हर बार। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि कौन सी गैस यूज कर रहे हो आप। सपोज करो मैं नाइट्रोजन के लिए निकाल दूँ, गिवन वॉल्यूम 1 है, 1/22.4 है। हाइड्रोजन के लिए निकालो तो 1 है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 1/22.4 है। भाई हाइड्रोजन का तो यूज ही नहीं हो रहा ना, N2 का तो यूज ही नहीं हो रहा ना फॉर्मूले में। जब यूज ही नहीं हो रहा तो भैया नंबर ऑफ मोल कैसे चेंज करेंगे यार, खुद सोचो, खुद सोचो, है ना। देखो आराम से सुनो, दोबारा सुनो, यहां जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनका तो यूज ही नहीं हो रहा ना, वो तो उससे इंडिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ, दिस द मैथमेटिकल प्रूफ इसका। आई थिंक लॉजिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सोचो सोचो, सोच लो आराम से, क्लियर है। हाँ रिपीट करते हैं, एवोगैड्रो लॉ कहता है आपका अगर वॉल्यूम इक्वल है किसी भी गैस का, XYZ जो मर्जी गैस मान लो, एट STP, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। मतलब इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स इट। समझ आया कि नहीं है। 1 लीटर में अगर 100 मोल, तो 1 लीटर आप दुनिया की कोई भी गैस ले आओ उसमें 100 ही मोल होंगे। STP बोलना जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, अगर हीट बढ़ा दी तो भैया टेम्परेचर बढ़ जाएगा यार,
टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा, फिर तो पूरे के पूरे भाई अरमान जज्बाती बदल जाएंगे। खुद सोच के देखो, सोचो सोचो, मस्त क्लियर, पक्की बात, सोचो क्लियर है ना, बढ़िया। अब चलो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लॉ की तरफ मूव करते हैं अपना। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला लॉ, अगला लॉ तो नेक्स्ट लेवल है एकदम, सिंपल होल नंबर रेशियो का है और कुछ खास नहीं है उसमें भी। वो क्या है, वो बेटा है आपका ये गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ बेटा सबसे पहली बात तो ये है सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे ही वैलिड है, वैलिड ओनली ऑन गैसेस। सिर्फ किस पे वैलिड है भैया, गैसेस पे वैलिड है। चलो अच्छी बात है, गैसेस पे वैलिड है। कहता क्या है, ये कहता है, सपोज करो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सबकी तरह ना, N2 + H2 गिव्स यू NH3। बैलेंस करना जरा इसको भाई, नाइट्रोजन 2 है तो इधर 2, हाइड्रोजन 2 है, 6 हो गए तो 3 लगा दो। रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ये भी हमारी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो भाई सब गैसेस है, तो मतलब गे-लुसैक लॉ लग सकता है यहाँ पे। क्लियर है, एकदम क्लियर है, गे-लुसैक लॉ लग सकता है इजीली। क्यों लग सकता है, क्योंकि सारी तो गैसेस ही हैं, सारी गैसेस ही तो हैं। चलो बढ़िया बात है भैया, समझ आ गया, अच्छी बात है। अब इसमें आउटपुट ये आता है कि यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब एट एसटीपी पे बात कर रहे हैं। आपकी कुछ गैसेस कंबाइन होके जो प्रोडक्ट बनाती हैं गैसेस में, उनका जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, आई रिपीट स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा, सिंपल रेशियो में होगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो कौन सा रेशियो है, आराम से देखो 1:3:2 का रेशियो है कि नहीं है, सोचो सोचो सोचो, 1:3:2 का रेशियो है कि नहीं है, आराम से है रेशियो। क्लियर हुआ, रिपीट करते हैं, जब आपकी कुछ गैसेस कंबाइन होके न्यू गैसेस बनाती हैं तो उनका जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बेटा आगे कोफिशिएंट लगा होता है ना, इसको हम स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो जो इनका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा किसका, गैसेस का, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, बस इतना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, क्लियर है ना, चलो बढ़िया। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन में तो बेटा कुछ भी नहीं है, जनरल आप बेसिक टर्म्स की तरह डिफाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में मैथ्स पढ़े ना, सेम मैथ्स है हमारी, सेम मैथ्स है। क्या है, मान लो आपको जैसे कि निकालना है अगर परसेंटेज, तो आप क्या करोगे, जनरल क्या बोलोगे, सोचो सोचो क्या करते हो भैया। मान लो अगर हमें 80 में से 20 नंबर मिले हैं तो परसेंटेज निकालने का एक ही चक्कर है, ये काम कर दो। अगर 80 नंबर का पेपर है और आपके 20 नंबर आए हैं तो आपको अगर परसेंटेज निकालनी तो आप क्या करोगे, 20/80 इंटू में 100 करोगे कि नहीं करोगे, यही करोगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप परसेंटेज जो निकाल रहे हो क्या कर रहे हो, ऊपर आप रख रहे हो किसी भी सब्सटेंस का मास रखोगे। अगर मैं मास के टर्म से बात करूँ, मतलब ऊपर जितने मार्क्स आपने मिले हैं आपको वो नीचे टोटल, तो ऊपर जिस सब्सटेंस का मास आपको लेना है उसका नीचे टोटल, टोटल मास इंटू में क्या करना है 100। बताओ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या ये, सोचो। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज निकालनी है तो भाई जो है वो उसको ऊपर नीचे टोटल मास इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, काम खत्म। यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन यार लोग बोल देते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, तो जो सब्सटेंस का निकालना है उसका वॉल्यूम अपॉन ऊपर नीचे उसका टोटल वॉल्यूम। समझ आया कि नहीं आया। एक प्यारा सा सवाल कराते हैं हम आपको, ध्यान से देखिए जरा, क्लियर है ना, क्लियर है, देख लो। वॉल्यूम के टर्म से ऊपर वॉल्यूम आ जाता है, नीचे टोटल वॉल्यूम रहता है और कुछ नहीं, आराम से देखो, क्लियर है, चलो बढ़िया। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, ये एक स्टेट लेवल किसी एग्जाम में पूछा गया था बेटा, ये वाला सवाल ऐसी का था, सेलेनियम का था, ऐसी है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना।
Fe में बोला गया Fe का एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 78.4 ग्राम दिया हुआ है, 78.4 ग्राम दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया इसमें, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन रखा है इधर साइड में, कहाँ गया, ये रहा। आपको क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, आपको बोला गया है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज 0.5%। आपको देखो ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू 0.5% आपको दे रखा है। किसके अंदर है ये 0.5%, ये बेटा आपके किसी भी कंपाउंड में दे रखा है। उनने बोला इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका तुम लोग कभी फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, देखना कॉमन सेंस लगाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या रिपीट करते हैं, किसी कंपाउंड में सेलेनियम 0.5% प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में सेलेनियम 0.5% प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम, मतलब जो सेलेनियम का एंजाइम है उसका आप वेट निकालिए, ये सवाल है। अब देखिए ध्यान से, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ध्यान से देखो। अगर मैं बोल दूं मास ऑफ एंजाइम, क्वेश्चन को एक बार मेरे को लग रहा है क्लियर नहीं हुआ, ध्यान से देखो। कोई एक एंजाइम है हमारे पास, एंजाइम के अंदर एंजाइम का कोई ना कोई फॉर्मूला हुआ, तो इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको हमने ऐसी नाम दे दिया है सेलेनियम, ठीक है, बढ़िया। इसका वजन आपको दिया है 0.5%, कितना दिया, 0.5% दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एटॉमिक वेट हमें पता है इसका, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना तो देखना बेटा लॉजिक क्या रहेगा अपना, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, हाँ देखो, लेट मास ऑफ एंजाइम बी 100 ग्राम। हमने जो एंजाइम है उसका मास हमने 100 ग्राम ले लिया, चलो अच्छी बात है। अब आपसे बोला गया है 0.5, मतलब जो परसेंटेज है 0.5% आपको दिया हुआ, तो मतलब अगर मैं इसको 1 के लिए ट्रीट करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 0.5 ग्राम सेलेनियम प्रेजेंट है। भाई खुद सोचो ना कि अगर 0.5% प्रेजेंट है सेलेनियम, सॉल्यूशन का मास या एंजाइम का मास 100 ग्राम हो गया, तो उसमें 0.5 ग्राम ही तो हो गया भाई, ये नहीं समझे, सोचो 0.5 ग्राम ही तो हो गया, ये 0.5 ग्राम प्रेजेंट है ना, देख लो आराम से। अगर मैं मास ऑफ एंजाइम को 100 ग्राम ले लेता हूँ और मेरे से बोला गया है 0.5 ग्राम है प्रेजेंट, तो मेरे से क्या बोला गया, मुझे निकालना है इसमें कितना वेट प्रेजेंट है। ध्यान से देखो 0.5 ग्राम है, ठीक है बढ़िया। अब मैं लगाऊंगा यूनिटरी मेथड, देखो 0.5 ग्राम कितने में है, 100 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना है, यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, 100 अपॉन में 0.5 हुआ। निकालना कितने का है, 78.4 का निकालना है, बढ़िया। 78.4 ग्राम कितना हो गया, 100 अपॉन में 0.5 इंटू में 78.4। अब तुम बोलोगे भैया इसमें कौन सा आपने रॉकेट साइंस लगा दिया, तो हम जानते हैं 100 अपॉन में 0.5 इंटू में 78.4 रहेगा, ठीक है बढ़िया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ना कैलकुलेशन करके मास तो निकल जाएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला नोट कर लो बस, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ये आपको याद होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, मिनिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में बोलता है फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो क्या ऊपर 100 आया, ठीक है 100 कर दिया, इनटू में क्या है 78.4, ये क्या था, एटॉमिक वेट था, बढ़िया, इनटू में एटॉमिक वेट ऑफ, किसका एटॉमिक वेट बेटा, एलिमेंट का, अपॉन में, ये विजिबल है आपको, उम्मीद है विजिबल है, अगर नहीं है तो बेटा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उसे लिख लेना, ठीक है। 100 इंटू में एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में परसेंटेज अवेंडेंस, मतलब जितना आपको परसेंटेज दे रखा है। अब जिसको फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से कर लो, जिसको कॉमन सेंस लगानी है वो आप अपने कॉमन सेंस लगा लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, नीट में भी इस पर कई बार सवाल बना है, ठीक है, और जेई में भी पूछा गया है, जेई मेंस वगैरह में, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन में परसेंटेज अवेंडेंस। मैंने आपको बाकायदा प्रूफ करके दिखाया कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें हमारा बेटा सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला का चक्कर बचा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्टोइचियोमेट्री। इन सबको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ कवर कर दें,
अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल या किसी भी लॉज में या पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में, तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे ही डिटेल्ड वीडियो बना दें जो आपका डाउट रहेगा। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।